कोरोना संकट पर पीएम मोदी की सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक, 29 भी होंगे शामिल। कोरोना की स्थिति और वैक्सीनेशन पर होगी चर्चा। जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह का मधुबनी मामले को लेकर तेजस्वी पर हमला, कहा तेजस्वी बताएं लालू राज में हुए 118 नरसंहार में कितनों को मिली सजा। कोरोना के चौथे शिक्षण संस्थानों के बंद करने के फैसले का विरोध जारी, पटना बेगूसराय समेत कई जगहों पर छात्रों का प्रदर्शन। मधुपुर उपचुनाव में बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत, बीजेपी प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह कर रहे धुआंधार प्रचार, महागठबंधन भी दिखाएगा दम। गढ़वा में प्रेमी युगल के साथ बर्बरता, स्थानीय लोगों ने बंधक बनाकर कराई उठक बैठक। नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज, आपके साथ मैं हूं करिश्मा। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाशोत्सव को मनाने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता की और इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व का अवसर आध्यात्मिक सौभाग्य भी है और राष्ट्रीय कर्तव्य भी है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि बीते 4 शताब्दियों में भारत का कोई भी कालखंड, कोई भी दौर ऐसा नहीं रहा जिसकी कल्पना हम गुरु तेग बहादुर जी के प्रभाव के बिना कर सकते हैं। इस बैठक में देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और देश के गृह मंत्री अमित शाह भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। आज सिख समुदाय के लोग और हमारे गुरुओं के हम सब करोड़ों अनुयायी उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं। ये संदेश हम अगर पूरे विश्व तक लेकर जाएंगे तो हम मानवता को बहुत बड़ी प्रेरणा दे सकेंगे। मैं चाहूंगा कि इस पर शोध करके इसे डॉक्यूमेंटेड भी किया जाए। हमारे ये प्रयास आने वाली पीढ़ियों का भी पथ प्रदर्शन करेंगे। यही गुरु तेग बहादुर जी समेत सभी गुरुओं के चरणों में हम सबकी श्रद्धांजलि होगी, एक प्रकार से कार्यांजलि भी होगी। जदयू प्रवक्ता संजय सिंह ने मधुबनी मामले को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि तेजस्वी मोहम्मदपुर जाकर पीड़ित के परिवार से मिले, लेकिन घायल मनोज सिंह के परिवार से नहीं मिले। संजय सिंह ने कहा कि लालू के राज में 118 नरसंहार हुआ, किसको सजा मिली। तेजस्वी इस पर बहस करे तो वहीं जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी तेजस्वी को जमकर घेरा। जो कांड हुआ उसमें प्रतिपक्ष के नेता जो ट्विटर बबुआ है वो तो मधुबनी में जाके पीड़ित परिवार से जरूर मिलने के काम किए, लेकिन उनके आवास से कुछ ही दूरी में जिस व्यक्ति को मनोज सिंह को गोली लगा है वो घायल है, वहां उनको फुर्सत नहीं मिला जाके उस गोली जिसको लगा उनको जाके देख ले। इनके लालू राबड़ी का शासनकाल नहीं है। जो नरसंहार हुआ 118 नरसंहार, किसको किसको सजा हुआ वो श्वेत पत्र जारी करे। अपने माता पिता के राज में साबुद्दीन जिनको पूरे आतंक का राज था, साबुद्दीन का, सीवान में जो लोग मरे उनके पीड़ित परिवार से कहां जाके मिले। हम माननीय तेजस्वी यादव जो विपक्ष के नेता है, जिनको ये मधुबनी के उस पीड़ित परिवार से मिलने का अधिकार है, मिले, अपनी बातों को उन्होंने रखा, इससे हमें कोई गुरेज नहीं है। लेकिन हम माननीय तेजस्वी यादव जी से यह जानना चाहते हैं कि होली आप आरोप लगाते हैं कि सरकार सोई हुई है, सरकार काम नहीं कर रही है। यह ऑफिशियल ट्वीट है तेजस्वी यादव आपका 3 तारीख का। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए मुख्य सचिवालय में आम लोगों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया। मुख्य सचिव के निर्देश के बाद अधिकारियों की तैनाती की गई और जो लोग सचिवालय के अंदर प्रवेश करेंगे या तो उनके पास होगा
या उनका किसी अधिकारी या मंत्री के साथ अपॉइंटमेंट का लेटर होगा। वैसे भी जो लोग सचिवालय के अंदर प्रवेश कर रहे हैं उनके हाथ को सैनिटाइज किया जा रहा है और उनका थर्मल स्क्रीनिंग किया जा रहा है। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता मरगूब आलम ने। पटना के मुख्य सचिवालय आ रहे हैं तो आने से पहले थोड़ा आप कोरोना गाइडलाइन को समझ लें। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बाद आम आदमियों के लिए सचिवालय में प्रवेश बंद कर दिया गया है। जो भी कर्मी आएंगे तो वो यहाँ के कर्मी होंगे। अगर वैसे व्यक्ति जो प्रवेश करेंगे उनके पास अगर पास होगा या किसी अधिकारी का अपॉइंटमेंट होगा तो वही अंदर जा सकते हैं। यहाँ जो लोग समान तरीके से जाते हैं उनका प्रवेश बंद कर दिया गया। हाँ, समान पैसे से मिलने वाले के प्रवेश बंद कर दिया गया। जो लोग जा रहे हैं उनका हाथ सैनिटाइज किया जाता है और चेक किया जाता है, बजाते उनका पास देखा जाता है, तब उनको अंदर। देखिए, निश्चित तौर पर जो अधिकारी यहाँ मौजूद हैं उन्होंने यही कहा कि जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन का पालन हम लोग करवा रहे हैं। अधिकारियों का आदेश है, उसी गाइडलाइन के तहत पूरी कवायद की जा रही है। तो फिलहाल कहा जा सकता है कि सचिवालय में आम आदमियों का प्रवेश बंद। मरगूब आलम, कशिश न्यूज, पटना। सीतामढ़ी जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही। अब फिर 15 नए केस मिले। जिला प्रशासन के हवाले से जानकारी दी गई कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लगातार टीकाकरण किया जा रहा। यानी बुधवार को 4092 लोगों को टीका लगाया गया। कोरोना संक्रमण बढ़ने के साथ ही लोगों में टीकाकरण को लेकर काफी उत्साह और बड़ी संख्या में लोग टीकाकरण केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। सरकारी स्तर इसके लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। सरकारी स्तर पर जो अभी इस बार जो ब्रेकआउट हुआ है इसमें आज के डेट में अभी 44 हमारे पास एक्टिव केस है ना। तो 44 एक्टिव केस हैं और जो हम लोग वैक्सीनेशन भी कर रहे हैं और हम वार फुटिंग पर अपना प्रयास जारी रखे हैं। हर जगह वैक्सीनेशन के लिए आयोजित किए जा रहे हैं कैंप और हो रहे हैं पर्याप्त मात्रा में। तो कुल 45 वर्ष से ऊपर के आयु के वर्ग में 77,346 व्यक्तियों का वैक्सीनेशन किया है। मुजफ्फरपुर जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण से एक बताते चले कि जहां पे एक तरफ खौफ का माहौल बनता जा रहा, तो वहीं राज्य सरकार द्वारा सूबे में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए कोविड-19 गाइडलाइन का पालन कराने का निर्देश जारी किया गया है, जिसको लेकर शहर के विभिन्न इलाकों में एसडीओ पूर्वी डॉक्टर कुंदन कुमार, डीएसपी नगर राम नरेश पासवान और नगर थाना की पुलिस पूरी टीम के साथ सभी दुकानदारों और ग्राहकों को माइकिंग कर जागरूक किया जा रहा है और यह चेतावनी भी दी जा रही है कि अगर कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन नहीं हुआ तो वैसे दुकान सील किए जाएंगे। वहीं पूरे मामले पर पूछे जाने पर एसडीओ पूर्वी कुंदन कुमार ने कहा कि जिले में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ रहा, लेकिन आमजन और दुकानदारों द्वारा कोविड गाइडलाइन का कई जगहों पर पालन नहीं किया जा रहा था। चेतावनी दी जा रही है। के दूसरे चरण में संक्रमण की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होते जा रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में मास्क की अनिवार्यता को लेकर के एक अभियान चलाया जा रहा है। आज हम लोग मास्क के प्रति अवेयर कर रहे हैं लोगों को, साथ ही कुछ दंड भी अधिरोपित कर रहे हैं। दुकानदारों को भी आज आगाह कर दिया गया है, यदि वे बिना प्रोटोकॉल के दुकान खोलेंगे तो उनके दुकान को सील भी करेंगे। कोविड-19 संक्रमण से बचाव को लेकर बक्सर में भी बताते चले कि अहम बैठक की गई, जिसमें पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त, सिविल सर्जन के साथ समाहरणालय सभागार में और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, थाना प्रभारी और चिकित्सा अधिकारियों के साथ की गई है। इस बैठक को संबोधित करते हुए जिला पदाधिकारी अमन समीर ने कहा कि अन्य राज्यों में कोविड-19 संक्रमण काफी तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए स्टेशन एवं बस स्टैंड पर पूर्व की भांति सभी व्यवस्था करने की आवश्यकता है, ताकि अन्य राज्यों से आने वाले सभी यात्रियों की कोरोना जांच 100% की जा सके। गाइडलाइन में है कि जो रेलवे है बक्सर में, जो रेल से भी बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे, और जो त्यौहार के कारण जो है काफ़ी लोग आए हैं, तो उसको लेकर जो हम लोगों ने रेलवे पे टेस्टिंग की व्यवस्था की है। खासकर जो 3 जो राज्य हैं, पंजाब है, केरला है और महाराष्ट्र है। हाँ, जांच हो रही है। जो भी अभी वैक्सीनेशन भी हो रहा है, जांच भी हो रहा है, ताकि इसको समय से पहले इसका
और कुछ लोगों को हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा वो उसको नहीं गंभीर नहीं ले रहे हैं। हम लोगों को गंभीरता लेना पड़ेगा और जो भी सावधानी बरतनी है हम लोग को बरतनी है। 3 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, उनके साथ पत्नी है जो कहाँ ले जा रहे हैं लोग को? क्वारंटाइन सेंटर जा रहे हैं। राजधानी रांची स्थित समाहरणालय सभागार में बताते चले कि सरोल से संबंधित सरना समिति के सदस्यों के साथ बैठक रखी गई। यह बैठक उपायुक्त छवि रंजन की अध्यक्षता में हुई, जहां सिटी एसपी सौरभ ने कहा कि बैठक सरहुल को लेकर रखी गई थी। इसमें सरहुल के मुख्य सदस्य उनके साथ बैठक रखी गई क्योंकि कोविड का गाइडलाइन जारी कर दिया गया और इसमें यह लोग सरहुल कैसे मनाएंगे इसमें चर्चा की गई, जहां सरना समिति के सदस्य के द्वारा आश्वासन दिया गया कि इस बार कोई भी शोभा यात्रा और जुलूस इन लोगों के द्वारा नहीं निकाली जाएगी। वह धार्मिक स्थल यानी सरना स्थल में अधिकतम क्षमता का 50% ही लोग जुट सकते हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को मद्देनजर रखते हुए राज्य सरकार के द्वारा आगामी 11 अप्रैल तक सभी सरकारी एवं गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का आदेश दिया गया था। इसी कड़ी में निजी कोचिंग संस्थानों के एक प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगे रखी। कोचिंग संचालकों की ओर से कहा गया कि पिछले वर्ष लॉकडाउन के कारण छात्रों की पढ़ाई समुचित तरीके से नहीं हो पाई, जिसका व्यापक असर बच्चों के परीक्षा परिणामों पर देखने को मिला। शिक्षा संघ के अध्यक्ष प्रसन्न सिंह की ओर से कहा गया कि पिछले वर्ष की त्रासदी के कारण निजी शिक्षक अब तक आर्थिक एवं मानसिक तंगी से गुजर रहे हैं। उन्होंने ज्ञापन सौंपकर जिला प्रशासन से मांग की कि शिक्षकों की संवेदनाओं को राज्य सरकार तक पहुंचाया जाए और 11 अप्रैल के उपरांत नियम और शर्तों के साथ कोचिंग संचालन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया जाए। हम सरकार से यही मांग करने आए थे। सरकार का जो रूल रेगुलेशन 11 तक है, हम उसको फॉलो करने के लिए तैयार है, लेकिन 11 के बाद हमें इस लॉकडाउन से बाहर निकाले। जो लॉकडाउन से कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए रखा गया, उस लॉकडाउन से हमें बाहर रखे। आर्थिक तंगी से इतने परेशान हो चुके हैं कि अब उसके बताने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट रेंट पे होता है। 10 महीने के पिछले साल की जो लेवी पीरियड आ गया, अगर बंद करना है तो सर सब कुछ बंद कीजिए, सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट पे क्यों बंद कीजिए। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार के द्वारा स्कूल कॉलेजों को बंद किए जाने के खिलाफ ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने पटना यूनिवर्सिटी के बाहर प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि अगर चुनाव गाइडलाइन के तहत हो सकती है तो स्कूल कॉलेज का संचालन भी गाइडलाइन के तहत क्यों नहीं हो सकता। अन्य राज्यों के अंदर में चुनाव कराए जा सकते हैं, पढ़ाई क्यों नहीं हो सकती है। हम इस बात को कहना चाहते हैं कि बिहार के अंदर में कोरोना से जितना खतरा एक आम इंसान को होगा, उतना ही खतरा एक विद्यार्थी को होगी। जब पढ़ाई रुक सकती है तो चुनाव क्यों नहीं रुक सकता है। हम चुनाव रोके जाने के पक्ष नहीं है। चुनाव सरकार कराए, लेकिन कोरोना गाइडलाइन का पालन कराते हुए स्कूलों को चलाने की भी, शिक्षण संस्थानों को खोलने की भी गारंटी करें। शेखपुरा में प्राइवेट कोचिंग संचालक और प्राइवेट स्कूल संचालकों ने मिलकर सामूहिक रैली निकालकर वर्तमान सरकार का विरोध जताया है। कोचिंग संचालकों का कहना है कि जहां चुनाव है वहां कोरोना वायरस का प्रकोप नहीं है, जबकि प्राइवेट कोचिंग संचालकों को टारगेट कर संस्था को बंद करवाया जा रहा है, जिससे प्राइवेट संस्थान चलाने वाले लोगों का हाल काफी दयनीय हो गया। इसको लेकर शेखपुरा में सभी प्राइवेट स्कूल और कोचिंग संचालकों ने विरोध जताया और रैली निकाली है। क्योंकि प्राइवेट स्कूल का मात्र यही एक आर्थिक जरिया का साधन है जिससे हम बच्चों को पढ़ाएं, और पूरी बिहार सरकार के समर्थन में भी हम लोग हैं कि हम पूरी प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। हमें सिर्फ सरकार यह इजाज़त दे कि बच्चों को पढ़ाया जाए और स्कूल खोलने की अनुमति मिले, अन्यथा हम लोग आर्थिक रूप से बिल्कुल विवश हैं। नहीं, इसके बाद हम लोग आगे भी प्लान बनाएंगे, या तो धरना पर करें या फिर हम लोग इसके लिए आगे भी आमरण अनशन भी करेंगे। बेगूसराय में कोरोना की वजह से बंद किए गए शिक्षण संस्थानों को खोलने को लेकर
एआईएसएफ के छात्रों ने जीडी कॉलेज में प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। एआईएसएफ के नेताओं ने कहा कि कोरोना के नाम पर सिर्फ शिक्षण संस्थानों को बंद किया गया, जो शिक्षा के साथ खिलवाड़ है। देश में जिन जिन राज्यों में चुनाव है वहां कोरोना नहीं है। बिहार में भी चुनाव के दौरान कोरोना नहीं था। अब चुनाव के बाद अब कोरोना के नाम पर शिक्षा को बर्बाद करने के लिए शिक्षा संस्थानों को बंद किया गया है। वहीं पहली बार लॉकडाउन के दौरान सरकार ने बंदी का फीस नहीं लेने की बात कही थी, लेकिन उस मांग को भी पूरा नहीं किया गया। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए शिक्षण संस्थान को खोला जाए। अगर उनकी मांग को पूरा नहीं किया गया तो 26 अप्रैल को पूरे बिहार में हड़ताल किया जाएगा। और जब एआईएसएफ लगातार लड़ते हुए उस हाईकोर्ट के आदेश को है और जब एआईएसएफ लगातार लड़ते हुए उस हाईकोर्ट के आदेश को करने के लिए हम अपने संगठन की ओर से इन्हें बाध्य करेंगे। वायरस का हवाला देकर जिस तरह से पूरे बिहार भर के शिक्षण संस्थानों को बंद करने का नोटिफिकेशन जारी किया है, उसी के विरोध में आज ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन सिर्फ बेगूसराय में ही नहीं बल्कि अपने राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत पूरे बिहार भर में सरकार के इस तुगलकी फरमान के विरोध में प्रदर्शन कर रहा है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पटना पुलिस के भी अजब गजब कारनामे। एक नया वीडियो सामने आया जिसमें पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। वीडियो में महिला पुलिस से गुहार लगा रही है, लेकिन पुलिस वाले उसकी बात नहीं सुन रहे हैं। यह घटना एसके पुरी पार्क के नजदीक की है, जहां कुछ मनचले एक युवती के साथ छिड़खानी कर रहे थे और चंद दूरी पर बैठे पुलिस वाले को जब महिला ने वहां जाने को कहा तो वे उल्टा महिला से बहस करने लगे। वीडियो में साफ दिख रहा कि पुलिसकर्मी अपनी कुर्सी से हिल भी नहीं रहे हैं। जाने की बात तो अब छोड़ ही दीजिए। और जब इस वीडियो को उस महिला के लड़के ने बनाने की कोशिश की तो उसे भी पुलिसकर्मी द्वारा धमकी दी जाने लगी। अब सवाल ये कि अगर किसी लड़की की आबरू बचाने को लेकर कोई महिला किसी पुलिसकर्मी के पास जाकर गुहार लगाए और पुलिसकर्मी घटनास्थल पर जाना तो दूर उस महिला को ही धमकी दे कि थाने जाने की हिदायत दे, तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि शायद ऐसे पुलिसकर्मियों को कानून की जानकारी तो है ही नहीं और साथ ही ऐसे पुलिसकर्मी पर क्या कार्रवाई होगी। तो अधिक जानकारी के लिए महिला उद्योग संघ के मेंबर अंजलि जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। अंजलि जी, सबसे पहले तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है कशिश न्यूज में जुड़ने के लिए। मैम, सबसे पहले तो बात करेंगे कि जिस तरह से ये जो वीडियो हम देख पा रहे हैं कि एक महिला का जो है वो पुलिस से गुहार लगा रही है, आखिर सबसे पहले बात की घटना क्या हुई थी? घटना ये हुई थी मैम कि मैं उस एरिया में किसी काम से गई हुई थी, एसके पुरी पार्क वाले एरिया में जी। वहाँ से जब मैं लौट रही थी तो मैंने देखा कि 5-6 लड़के एक लड़की को बहुत परेशान कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे थे उसके साथ जी। वहाँ पे एक लड़का था जो उसको प्रोटेक्ट कर रहा था, उस लड़की के सारे कपड़े फटे हुए थे और उसके फेस पे पूरा कलर वगैरह लगाया हुआ था और वो लड़का जो उसको प्रोटेक्ट कर रहा था वो लड़की उसके पीछे छिपी हुई थी, बेचारी बहुत डरी हुई, बिल्कुल कांप रही थी वो जी। और मुश्किल से उस लड़की की उम्र 18 से 19 साल की थी जी। बाकी के वहाँ की पब्लिक है, अपने वेंडर्स थे, सब खड़े होकर वहाँ तमाशा देख रहे थे जी। पर कोई इस लड़की का हेल्प नहीं कर रहा था जी। तो वहाँ पे पुलिस चेक पोस्ट के पास वहाँ पे पुलिस रहती है, मैंने पुलिस से हेल्प मांगा कि आप वहाँ पे ऐसा हो रहा है, आप जाके पता करिए कि वहाँ पे क्या हो रहा है, क्यों उस लड़की को इस तरह से परेशान कर रहे हैं, पब्लिकली क्यों इस तरह से टॉर्चर कर रहे हैं उसको, क्या मैटर है, आप जाके समझिए। लेकिन पुलिस वालों ने बोला कि आप एसके पुरी थाना जाइए जी। तो मैंने कहा कि सर आप लोग ऑन ड्यूटी हैं, इस एरिया में कुछ गलत होगा तो वो तो फर्ज बनता है ना आपका देखने का, आप जाके देखिए तो वहाँ पे पहले बिल्कुल कि एक लड़की है वहाँ, 5 लड़के उसके साथ है, वो एक लड़का उसको प्रोटेक्ट कर रहा है और उस लड़के को भी वो लोग धक्का मुक्की कर रहे हैं जी। तो आप एक बार जाके वहाँ पे उसका कंडीशन तो देखिए, सिचुएशन तो देखिए आखिर बात क्या है वहाँ पे जी, कि क्यों उस लड़की का कपड़ा फाड़ा गया
जी। तो पुलिस वालों ने बहुत मिसबिहेव किया, मेरे बेटे ने वीडियो बनाया जी। तो उसके पुलिस वाले उसको मारपीट करने लग गए, उसके साथ हाथापाई करने लगे और बोलते हैं कि ये तुमको जेल में डाल देंगे और बहुत गंदा गंदा वर्ड यूज किया। उस लड़की के लिए भी बहुत गंदा गंदा वर्ड यूज किया जी। बोलते हैं कि रंडी खाना खोल रखा है, 4 लड़कों को घुमाती है, किसी से बात करती है, किसी के साथ घूमती है। तो मैंने कहा कि सर आप ऐसे किसी को जज नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। मैंने कहा कि वो क्या करती है नहीं करती है वो उसकी पर्सनल लाइफ है। अभी तो रिसेंटली जो उसके साथ हो रहा है ये तो राइट किसी का नहीं है ना कि आप भी सड़क पे भी मेन उसमें एरिया में आप किसी लड़की का कपड़ा फाड़ा रहे उससे बदतमीजी कर रहे, कितनी गलत बात है जी। तो उन लोगों ने फिर बहुत मिसबिहेव किया, बोलते कि अपने बेटे को संस्कार सिखाइए, ये करिए, तुम आपका बेटा को जेल में डाल देंगे। मैंने कहा कैसे कैसे आप जेल में डाल देंगे सर। फिर मैंने बहुत ज्यादा कुछ उन लोगों से आर्गुमेंट नहीं किया तो कोई फायदा नहीं था उनसे बोलने का, क्योंकि अगर वो इंसान होते तो जरूर जाके उसकी मदद करते। बिल्कुल। तो फिर हम तो वहां से चले आए थे, तो मैंने खैर उनके सामने तो मेरा बेटा को वो लोग बोले वीडियो डिलीट करो, पर इंटरनल स्टोरेज में तो मैम आप भी जानती हैं कि ऐसा तो बच्चे कितने स्मार्ट होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वीडियो डिलीट कर हम तो बैठे तो वापस से डाउनलोड कर लिया और हमने फिर उसको भेजा सब जगह कि देखिए इस तरह का ये तो हालत है। तो कहाँ ना हम सेफ है ना हमारे बच्चे सेफ हैं जी। जब दिन दहाड़े दिन के 2 बजे इस तरह का कांड हो रहा है तो कहाँ हम लोग सेफ है। पब्लिक है तमाशा देखती है, पुलिस वाले कान में तेल डाल के बैठे हैं जी। वो उल्टे जो कंप्लेन कर रहा है, हेल्प मांग रहा है, उसके साथ ही मिसबिहेव कर रहे हैं। आपने वीडियो में देखा होगा। बिल्कुल। तो कुछ तो समझ बहुत ज्यादा हमने वीडियो हम नहीं बना पाए क्योंकि पुलिस वाले आके उससे फोन छीन लिए, तो बहुत ज्यादा वीडियो तो नहीं बन पाया, पर जितना बना है उसमें में तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि हम लोग किस तरीके से वहाँ पे हेल्प मांग रहे हैं और पुलिस वाले कैसा बिहेव कर रहे हैं। वहाँ पे 2-3 लेडीज और भी थी, उन लोगों ने भी कहा कि अगर ये देख कर आई है वो कह रही है तो आप जाके तो देखिए, आप कुछ करिए। तो वो अपनी आंखों से देखी है जी, लेकिन उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो वही बदतमीजी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अपने बेटे को संस्कार सिखाइए। मैंने बोला कि अगर मेरे बेटे में संस्कार नहीं होता सर तो वो आज आपकी तरह बैठ के तमाशा देखता, ना कि गलत के खिलाफ आवाज उठाता। जी बिल्कुल। मैम एक बात और जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो जनता की रक्षा करना पुलिस का काम होता है, ठीक है, और दूसरी तरफ राज्य सरकार कहती है कि ये पीपुल फ्रेंडली है, और जिस तरह से ये जो पुलिस का रवैया सामने आ रहा है तो कहीं ना कहीं पुलिस के कार्य प्रणाली पर सबसे बड़ा सवाल खड़े करते हैं ये। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। एक तरफ हम सरकार ये कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियां कहाँ सेफ है हमको बताइए जी। ना हम सेफ है ना हमारे बच्चे सेफ है। आज मेरा बच्चा अगर उनके खिलाफ एक गलत चीज के लिए आवाज उठा रहा है तो उसके साथ उसको मारपीट कर रहे, हाथापाई कर रहे, उससे कहते तुमको जेल में डाल दूंगा जी। तो ये कहाँ का इंसाफ है मैम। बिल्कुल बिल्कुल। अंजलि, चलिए हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गोड्डा स्टेशन से दिल्ली जाने के लिए नई ट्रेन हमसफर एक्सप्रेस के उद्घाटन में पहुंचे बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और पोड़ैहाट विधायक प्रदीप यादव में झड़प हो गई। यहां तक कि विधायक और सांसद निशिकांत दुबे के बीच हुई हाथापाई की नौबत आ गई। कांग्रेस विधायक प्रदीप और उसके समर्थकों ने सांसद निशिकांत दुबे के साथ हाथापाई की। प्रदीप यादव समर्थकों ने सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस बीच पुलिस बल ने दोनों के बीच बचाव करते हुए बढ़ते बवाल को रोका। सामने है और ये मारपीट आप देख सकते हैं जिस तरीके से बेगूसराय में एक महिला की फांसी लगाकर हत्या करने का मामला सामने आया, जहां मृतका के मायके वालों ने महिला के पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। पूरी घटना मटियानी थाना क्षेत्र के जिला गांव की और बताया जा रहा है कि जिला गांव निवासी ललन पासवान की पत्नी सोनी कुमारी का शव घर से बरामद किया गया। गर्ल के साथ इनका नाजायज संबंध है, इसके कारण इनको मार दिए और 2 महीने से ससुराल में वो भी रह रहे थे और इनका पति भी रह रही थी। तो वो यहाँ पे लाए, बोले वहाँ पे जो हम जाएंगे घर पे तो तुमको गला दाब के मार देंगे। वही हकीकत हुआ। 4 दिन आई हुई इनको और गला दाब के मार दिया।
मधुबनी नरसंहार के पीड़ित परिवार को हाईकोर्ट ने बुधवार को बड़ी राहत देते हुए जेल में बंद सदस्य को जमानत दी थी और SC/ST एक्ट मामले में पीड़ित परिवार के सदस्य संजय सिंह पिछले कई महीने से जेल में बंद थे। वहीं कोर्ट के ऑर्डर के बाद उनको जेल से रिहा कर दिया गया है। जमुई जिला के जाने माने शिक्षाविद PK सुमन की बताते चले कि इलाज के दौरान मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृतक PK सुमन पिछले करीब 1 महीने से जमुई जेल में थे। उनके ऊपर एक चेक बाउंस का मामला था। बीते दिन उन्होंने सीने में दर्द होने की शिकायत की। उन्हें बुखार भी था। शिकायत मिलने पर जेल प्रशासन ने उन्हें सदर अस्पताल जमुई भेज दिया। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उतना बात नहीं हो पाई थी, उतना प्रोसेस नहीं था। किसकी लापरवाही वगैरह है? इसमें जेल की लापरवाही है, साफ साफ है। डॉक्टर साहब देखे तक कि रात का भी इसका तबीयत खराब हुआ तो आकर के हम लोग दिया गए तो डॉक्टर साहब को किशनगंज के पश्चिम पाले स्थित जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के गोदाम में अंधेरे का फायदा उठाकर बताते चले कि जूट के बीजों के कालाबाजारी का खेल चल रहा था। कशिश न्यूज की टीम जब मौके पर पहुंची तो गोदाम प्रबंधक मामले में खुद को फंसता देख मामले पर पर्दा डालने की कोशिश करने लगे। इन बीजों को GCI विभाग द्वारा किसानों तक रास्ते यानी सस्ते कीमतों पर उपलब्ध करवाना था, लेकिन रात के अंधेरे में यह गोदाम से निकलकर कालाबाजारी के लिए सीधे बाजार में पहुंचते हैं। AIMIM के पूर्व विधायक ने मामले की निंदा की और जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। लिमिटेड इंडिया का ये बिल्डिंग बना हुआ है। इससे पहले ये बिल्डिंग 2 बार बाढ़ के दौरान गिर चुकी थी। अक्सर जो है दिन में बंद रहती है ये बिल्डिंग। किसान अक्सर दिन में घूम के चल जाते हैं। मुझे आश्चर्य लग रहा है कि अभी रात को ये लोग खोल के क्या कर रहे थे। एक तरफ किसान को बीज नहीं मिल रहा है, खाद नहीं मिल रहा है। आज जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का जो गोडाउन है, अभी रात में अगर कोई गोडाउन खोलता है तो उसमें कौन मैनेजर है, कौन मालिक है, कौन उसको खोल रहा है। रात में किसी भी परिस्थिति में गोडाउन को खोला नहीं जाना है। तो दुकान खाली करना है वहाँ पर, उसके लिए गोडाउन सरकारी गोडाउन है ना जी। तो क्या भाड़ा में देके रखे सरकारी गोडाउन? तो फिर उसको सामान रखने का नियम है क्या? अब बोकारो जिले में कोविड-19 वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो चुका है। इसको लेकर वैक्सीन लेने वालों में ऊहापोह की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। बोकारो के सेक्टर 1 स्थित ANM ट्रेनिंग वैक्सीनेशन सेंटर में लोग वैक्सीन लेने आ रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं हो पा रही। वहां मौजूद स्वास्थ्य कर्मी लोगों को यह कह रहे हैं कि मीडिया के माध्यम से यह जानकारी आप लोगों को हो पाएगी कि वैक्सीन बोकारो में पहुंचा है या नहीं। ऐसे में लोग परेशान नजर आ रहे। सेंटर के बाहर एक सूचना जरूर चस्पा कर दिया गया कि अभी वैक्सीन खत्म हो चुका है, लेकिन लोगों का कहना है कि इसमें कोई आधिकारिक पदाधिकारी का कोई पद के साथ मुहर या साइन नहीं है। वैक्सीन खत्म हो गया। और कब तक आएगा? कोई ठिकाना नहीं। आएगा तो अखबार में खबर मिलेगी। वैक्सीन लेने आए थे, लेकिन यहाँ कहा गया कि वैक्सीन नहीं है। एक तो नोटिस भी चिपकाया हुआ है, उस नोटिस पर किसी का साइन नहीं है। बोल रहे हैं कि 2-3 दिन में आने का उम्मीद है। वो भी क्लियर नहीं है कि आएगा कि नहीं, लेकिन उम्मीद किया जा रहा है कि आएगा। और वो पूरा ऑनलाइन सिस्टम है। जितना डोज अवेलेबल रहता है वो हमेशा विभाग के नज़र में रहता है और हम लोग भी डेली बात करते हैं। बोकारो के जरेडी थाना क्षेत्र अंतर्गत तुपकाडीह स्थित बोकारो तेनुघाट नहर में अज्ञात युवक के शव बहते हुए मिली, जिसे जरेडी थाना प्रभारी विनय कुमार और सांसद प्रतिनिधि दशरथ साव के स्थानीय लोगों की मदद से उठवाया गया। और वहीं सांसद प्रतिनिधि दशरथ साव ने कहा कि तुपकाडीह नहर के पास पानी में से एक रस्सी में शव फंसा हुआ था, जिसे हम लोगों ने काफी प्रयास कर बाहर निकाला। बेगूसराय में उस वक्त एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां खेत में गेहूं की दौनी करते समय किसान को एक सांप ने काट लिया, जिसके बाद किसान बोरा में बंद कर सांप को लेकर इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंच गया। पूरी घटना तेगरा थाना क्षेत्र के नौनपुर गांव की है। गोपालगंज पुलिस ने ATM का क्लोन बनाकर फ्रॉड करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 कुख्यात साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए सभी अपराधी ATM का क्लोन बनाकर साइबर निकासी करते थे। वहीं गिरफ्तार किए गए अपराधियों में 3 जिले के और एक झारखंड के जमशेदपुर के रहने वाले हैं।
धनबाद जिले का बरवा अड्डा थाना क्षेत्र के आसन बनीच यादवपुर निवासी ने अपने पाटीदार पर मारपीट का आरोप लगाते हुए कार्रवाई करने की मांग की। इस बाबत एक पक्ष ने मीडिया को कहा कि उसके पाटीदार वर्षों से उनके परिजनों के साथ मारपीट करते आ रहे हैं। गुमला जिले के रायडी थाना इलाके के डोबी मोड़ के समीप एक अनियंत्रित ट्रक ने पिकअप को टक्कर मार दी, जिससे पिकअप पर सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। वह एक बच्चा 7 महिला समेत कुल 12 लोग घायल हो गए। सहरसा जिले के वैजनाथपुर ओपी अंतर्गत इटहरा गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट और गोलीबारी की घटना घटी, जिसमें भूपेंद्र शाह नामक व्यक्ति को गोली लगे, जिस कारण गोली लगने से वे बुरी तरह से घायल हो गए। मुंगेर व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय अनिल कुमार मिश्रा ने डबल मर्डर मामले में संज्ञान लेते हुए इस मामले के 7 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। चाईबासा पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोकलो थाना क्षेत्र अंतर्गत अति संवेदनशील नक्सल प्रभावित इलाका लांजी पहाड़ पर सड़क बना रही वैष्णवी कंस्ट्रक्शन कंपनी के 4 वाहनों को नक्सलियों ने आग के हवाले कर दिया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।